नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ अवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज साइकोलॉजी। आज के साइको क्लास में साइको क्लास साइको आज के साइकोलॉजी क्लास में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस न्यू चैप्टर कॉल्ड एज कॉग्निटिव प्रोसेसेस। अब ये कॉग्निटिव क्या होता है इजी लैंग्वेज में? अब समझो, फॉर एग्जांपल मैं तुमको अलग अलग उदाहरण दे देता हूं। समझो क्लासरूम में एक बच्चा है जो लेक्चर में अच्छे से ध्यान देता है और सब कुछ सीख जाता है। समझो घर बैठे बैठे तुम टीवी देख रहे थे, फिर क्लास के लिए निकले और अपना होमवर्क भूल गए। फिर समझो तुम पढ़ाई लिखाई में बराबर ध्यान दे रहे हो, आजू बाजू में शोर शराबा हो रहा है, तुम्हारा ध्यान भटक जाता है। समझो तुम कोई गरम ऑब्जेक्ट टच करते हो, अपना हाथ हटा लेते हो, फिर देखते हो अच्छा ठीक है ये गरम तवा था जिसपे हमने हाथ रखा तो भाई हमको मजा आ गया। सो अब ये सारे एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख रहे हैं? ये सारे एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई एग्जाम्पल अटेंशन से जुड़ा है। जैसे अगर कोई लड़का क्लासरूम में ध्यान देता है, बराबर सीख जाता है, वो सबका सब अटेंशन है। होमवर्क भूल जाना ये होगा मेमोरी लॉस, ओके, या फिर फॉरगेटिंग थिंग्स हो जाएगा। सो मेमोरी, भूलना, अटेंशन, परसेप्शन, ओके, ये सब का सब मिलके ना कॉग्निटिव फंक्शंस में आता है। इजी लैंग्वेज में अगर चलना है सो कॉग्निटिव फंक्शंस और कॉग्निटिव प्रोसेसेस का मतलब होता है हायर फंक्शन। यहां मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, हमारे ब्रेन का हायर फंक्शन। सो हायर फंक्शन में एक तो ध्यान देना यानी अटेंशन, याद रखना यानी मेमोरी, भूल जाना यानी फॉरगेटफुलनेस, ओके, सोचना यानी थिंकिंग, ओके, और सीखना यानी लर्निंग। ऐसे बहुत तरह तरह के इसमें फंक्शंस आते हैं। इस वाले चैप्टर में हम सिर्फ 4 पे ध्यान देंगे। पहले अटेंशन क्या होता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद परसेप्शन क्या होता है वो सीखेंगे, फिर उसके बाद थिंकिंग क्या होता है वो सीखेंगे, और लास्ट में सर हंस क्यों रहे हो? बहुत मजेदार है। लास्ट में सीखना क्या होता है वो सीखेंगे। अरे बच्चों ये बहुत कमाल का टॉपिक है, ओके। इसमें ना तुमको बहुत सारी बातें ऐसी पता चलेंगी कि तुम्हारा माइंड, तुम्हारा ब्रेन किस हिसाब से काम करता है। मैं एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। कॉग्निटिव का मतलब होता है हायर फंक्शन। ब्रेन के हायर फंक्शन में तो बहुत सारे फंक्शन है, बट उसमें से हम अटेंशन, परसेप्शन, थिंकिंग और लर्निंग के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब शुरू करते हैं अटेंशन से। चलो स्टूडेंट्स, पे अटेंशन। कितना आसान हो गया। अटेंशन दो यानी ध्यान दो, तो इसको उन वर्ड्स में लिखो, ओके। थोड़ा है ना, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दिया, उस पर ध्यान देते हैं। गिलफोर्ड करके एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बोला कि अटेंशन क्या होता है? अटेंशन मींस फोकसिंग ऑन वन और फ्यू ऑब्जेक्ट्स, पर्सन और सिचुएशन आउट ऑफ मेनी। अब जैसे समझो फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं तुमको बोल रहा हूं बच्चों ध्यान दो, तो मैं सिखा रहा हूं, बराबर है। अच्छा, अब मैं सिखा रहा हूं तो समझो आजू बाजू में तुम्हारे शोर शराबा हो रहा है, ठीक है, आजू बाजू में कुछ हलचल हो रही है। सो बहुत सारे स्टिम्युलस में से, बहुत सारे मैसेजेस में से तुम्हारा ब्रेन कुछ मैसेजेस पे ही ध्यान देता है। उन कुछ मैसेजेस में से, जैसे मेरी आवाज जो है ये भी एक मैसेज है, बाजू में पड़ोसी गाना बजा रहा है, ओके, तो वो भी एक आवाज है, वो भी एक मैसेज है, बट तुम बराबर लेक्चर पे ध्यान दे रहे हो। यानी तुम्हारे पर्यावरण में जो अलग अलग स्टिम्युलस है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, अलग अलग इंसान है, उनमें से तुम सिर्फ कुछ स्टिम्युलस पे एक बार में कुछ स्टिम्युलस पे ध्यान देते हो, उसको बोलते हैं अटेंशन, एज पर गिलफोर्ड। फिर नॉर्मन मुन करके जो साइकोलॉजिस्ट है ना, नॉर्मन मुन ने कहा था अटेंशन इज मेंटल प्रोसेसेस of bringing few stimuli into the center of awareness out of many stimuli। अब बहुत सारे स्टिमुलाई में से कुछ स्टिमुलाई पे ध्यान देना,
उसको बोलते हैं अटेंशन। जैसे अब इस वक्त जैसे तू मेरा लेक्चर देख रहा है तो मेरी आवाज एक स्टिमुलस है। अब उसके साथ साथ और क्या क्या स्टिमुलस तुमको नजर आ रहा है? बोर्ड ग्रीन कलर का है, सर ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है, ब्लैक कलर का टाई पहना है, राइट? ओके, सर के हाथ में एक छोटा सा रिंग है। सो ये बहुत सारे और भी स्टिमुलस है। और इसके साथ साथ तेरी तरफ और क्या क्या स्टिमुलस होगा? तेरे आजू बाजू में आवाज हो रही है, ठीक है, तेरे आजू बाजू में गर्म हवा आ रही है या ठंडी हवा लग रही है तुझे, तू किसी पे टेका लेकर बैठा है तो उसका टेकने का जो सरफेस है वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। सो इस तरह के बहुत सारे स्टिमुलस तेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट उन सब में से तू कुछ स्टिमुलस पर ही ध्यान देता है। So it's a mental process of bringing few stimulus into the center of awareness out of many stimulus. एग्जाम में तुमको नहीं जमे ना तो ओन वर्ड में लिख देना कि बहुत सारे स्टिमुलस में से हम कुछ स्टिमुलस को ही अपने अवेयरनेस में, अपनी जागरूकता में केंद्रित करते हैं, उसको हम बोलते हैं अटेंशन। अब कई बार ऐसा होता है ना कि सर, मेरा सबसे कॉमनेस्ट सवाल है, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर जब मैं पढ़ता हूं ना तो मैं अटेंशन नहीं दे पाता हूं, मैं ध्यान नहीं दे पाता हूं। अब तुम किसी भी चीज पर अगर ध्यान देते हो ना तो उसकी क्या वजह होती है, और किसी भी चीज पर अगर ध्यान नहीं दे पाते हो ना तो उसकी क्या वजह होती है, ये समझ लेते हैं। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर जब आपका योयो बायो देखते हैं ना तो बराबर अटेंशन रहता है। वही जगह पे समझो एक बच्चा बोलता है सर जब मैं मैथ्स सॉल्व कर रहा हूं, जब मैं फिजिक्स सॉल्व करता हूं ना सो मेरा इतना ध्यान नहीं लगता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बोलते हैं सर जब मैं फिजिक्स और मैथ्स कर रहा हूं तो ध्यान लगता है, बायो करता हूं तो ध्यान नहीं लगता है। सो ये अटेंशन के क्या क्या अलग अलग फैक्टर्स होते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस योर अटेंशन? सो आप किसी भी चीज पर, किसी भी पढ़ाई पर, किसी भी सीखने पर जब ध्यान देते हो ना सो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हारे ध्यान को भटका सकते हैं, और बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो तुम्हारे ध्यान को भटका सकते हैं। और यही एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहे तो तुम्हारे ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, और यही इंटरनल फैक्टर्स अगर चाहे तो तुम्हारे ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। सो इंटरनल फैक्टर्स को हम लोग बोलेंगे सब्जेक्टिव फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। अब जैसे अगर मैं बायोलॉजी पढ़ रहा हूं, अब बायोलॉजी या साइकोलॉजी पढ़ने के टाइम मेरा इतना अटेंशन क्यों रहता है? क्योंकि सब्जेक्टिव फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंटरेस्ट। अगर आप जो काम कर रहे हो उसमें अगर इंटरेस्ट है तो आपका ध्यान तो लगे ही रहेगा बेटा। अब इंटरेस्ट नहीं है, जबरदस्ती आपको वो काम करने बोला तो तुम्हारा ध्यान क्या हो जाएगा? तुम्हारा ध्यान हो जाएगा भटकती आत्मा, भटकते रहेगा इधर उधर। ओके, राइट। दूसरा होता है मोटिव, कि तुम्हारा क्या मकसद है। तुमको डॉक्टर बनना है इसीलिए तुम बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे हो, साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ रहे हो। ओके, तुम मोटिवेटेड हो, प्रोत्साहित हो, इसलिए तुम कर रहे हो। तीसरा होता है माइंडसेट। अगर तुम्हारा हेल्दी माइंडसेट है, सोचने की क्षमता और तुम्हारा सोचने का नजरिया, एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, हेल्दी है, तो तुम्हारा ध्यान रहेगा। सो ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स हमेशा तुम्हारा ध्यान केंद्रित करके रखेंगे। पर अगर उसी सब्जेक्ट में तुमको इंटरेस्ट नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, माइंडसेट नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, तो तुम्हारा ध्यान कभी लगेगा नहीं बेटा। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अपने सब्जेक्ट्स और अपने वर्क को एकदम सिलेक्टिवली करो, चॉइस के हिसाब से करो, जो पसंद है वो करो, जो नहीं पसंद है वो मत करो बेटा। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में क्या आ जाता है? इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस, साइज ऑफ द स्टिमुलस, रेपिटेशन एंड मूवमेंट। इंटेंसिटी यानी बायो अवस्थी सर एकदम तगड़ा पड़ा है ना आके यो स्टाइल में, राइट, तो तुम्हारा ध्यान लगा रहता है बायो में। साइज ऑफ द स्टिमुलस, बहुत डिटेल में चीजें बता दी ना तो ध्यान लगा रहता है। रेपिटेशन, बार बार रिवाइज करवाया ना तो बायो याद रहता है अपने को। मूवमेंट, अब मूवमेंट यानी अगर हिलते रहते हैं, ओके, तो ध्यान लगा रहता है। यानी एक ही जगह खड़ा रह के अगर अवस्थी सर पढ़ाएं तो इतना अटेंशन नहीं रहेगा, बट अवस्थी सर के हैंड मूवमेंट्स, इधर उधर मूव करना, ये सब मैटर करता है। अब यही ध्यान भटका कैसे सकता है? जैसे अगर तुम पढ़ रहे हो सो इंटेंसिटी, समझो बाजू में कोई हल्का सा म्यूजिक बजा रहा है तो ध्यान गया नहीं, जोरदार म्यूजिक बजाया, ढिंकी 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 ढिंकी। शादी हो रही है, गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, ठीक है, राइट, ढोल ताशा नगाड़ा सब बज रहा है बेटा। सो इंटेंसिटी के अनुसार तुम्हारा ध्यान भटकेगा, साइज ऑफ स्टिमुलस के हिसाब से ध्यान भटकेगा। रेपिटेशन, बार बार कोई एक ही म्यूजिक बजा रहा है, तुम्हारा ध्यान भटकेगा। मूवमेंट, तुम्हारे आजू बाजू में कोई मक्खी भिन भिना रही है, मक्खा भिन भिना रहा है,
सांप आ गया तुम देखते बरो भाग जाएगा ना, राइट। सो बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स हमारे अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज एस्पेक्ट्स ऑफ अटेंशन। अटेंशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। अब इसमें से 4 एस्पेक्ट पे ध्यान देना है। पहला है स्पैन ऑफ अटेंशन, ओके। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान भटकना। तीसरा है डिवीजन ऑफ अटेंशन यानी तुम्हारा ध्यान बट जाएगा आधे आधे में, ओके। और चौथा है फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। फ्लक्चुएशन यानी शिफ्ट होते रहेगा तुम्हारा ध्यान। अब स्पैन ऑफ अटेंशन सबसे बेस्ट मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। स्पैन ऑफ अटेंशन क्या होता है ये देखो, ये नंबर देखो बेटा, देखे बहुत सही। चल अब मुझे बता क्या नंबर था, बोल 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 बोल। 4 3 6। देखो दिख तो नहीं रहा ना अरे छोड़ यार, जाने दे बेटा। देख कैसा होता है मालूम है, तूने अब जैसे ये नंबर देखा ना, कुछ पल के लिए तूने नंबर देखा, तेरे माइंड में कुछ पल के लिए गया भी है बट रजिस्टर नहीं हुआ। इसको बोलते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ स्टिमुलाई दैट वी कैन रिमेंबर इन वन ग्लैंस। एक लुक में ना मैं ज्यादा से ज्यादा कितने अल्फाबेट्स, कितने नंबर को याद रख सकता हूं। अब इसके बदले अगर मैं अलग अलग अल्फाबेट लिखता, RJKLMIK ऐसे, तो इसमें से तो कुछ कुछ ही याद रहते हैं। एक बार में कुछ कुछ अल्फाबेट्स और कुछ कुछ नंबर ही याद रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ अटेंशन। नॉर्मल इंसान का स्पैन ऑफ अटेंशन होता है 7 to 8 अल्फाबेट्स और 7 to 8 डिजिट्स यानी नंबर। सो अगर है ना रैंडमली, हाँ अगर अल्फाबेट्स का मीनिंग है, जैसे समझो मैंने लिख दिया BUTTER बटर, तो ये तो याद रहेगा। पर अगर मैंने उल्टा सीधा लिख दिया BRAIOZIXY, फिर बोला चल रिपीट कर, तो इतना नहीं याद रहता है। सो हमारा ना नॉर्मल इंसान का 7 से 8 अल्फाबेट्स या 7 से 8 डिजिट्स वो याद रख सकता है। इसलिए ना पोस्टल कोड और व्हीकल का जो नंबर होता है ना, गाड़ी का जो नंबर होता है, गाड़ी का लास्ट देखोगे ना 4 नंबर मेन होते हैं। पोस्टल कोड ये कभी भी ना 7 या 8 डिजिट्स से ज्यादा नहीं होता है। नेक्स्ट, बट ये स्पैन ऑफ अटेंशन कैसा अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है उम्र के हिसाब से। अब जैसे जैसे कोई इंसान बूढ़ा होते जाएगा तो उसका स्पैन ऑफ अटेंशन कम हो जाएगा, राइट, ओके। अब इसमें कैसा है कि जो बच्चे यंग होते हैं उनका स्पैन ऑफ अटेंशन अच्छा होता है, एक ही बार में याद कर लेते हैं, हाँ मैंने देखा था, ठीक है। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में चोरी हो गई, पुलिस आई, पूछी बच्चे को तो बोलता हाँ मैंने देखा था, वो एक अंकल थे, ओके, उन्होंने येलो टी शर्ट पहना था, उनका ना एक आंख नहीं था और टोपी पहने थे। कितना सारा पॉइंट्स बता देगा सर, 10-15 पॉइंट्स बता देगा, राइट। वही अगर किसी बूढ़े से पूछा तो हाँ किसी को देखा था, याद नहीं क्या पहना था, कैसा दिखता था, ओके। सो एज पर डिपेंड करता है। दूसरा इंटेलिजेंस पर डिपेंड करता है, अगर कोई सामने वाला स्मार्ट है तो एक बार में बहुत सारी चीजें सीख सकता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ओके, आप उसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा याद रहेगा। एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। अब जैसे कोई भी लेक्चर अगर तुमको याद रखना है, वो लेक्चर अगर तुम ऑलरेडी अटेंड कर चुके हो, एक्सपीरियंस के अनुसार ऑलरेडी बैठ चुके हो वो लेक्चर, तो दूसरी बार में ज्यादा याद रहेगा तुमको। और लास्ट, हैबिट पर डिपेंड करता है, ओके। सो दैट इज स्पैन ऑफ अटेंशन। नेक्स्ट, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। डिस्ट्रैक्शन यानी कैसे ना कि हमारा ध्यान भटकता है, ओके। इंग्लिश का एक सबसे कॉमनेस्ट कहावत है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, लर्न टू डिस्ट्रैक्ट योर डिस्ट्रैक्शंस। जो जो बातें तुम्हारे ध्यान को भटकाती हैं उन बातों को भटकाओ okay, so that's your message for today. Distract your distractions, remember, okay। अब distraction में कैसा होता है ना कि your attention keeps shifting, तुम्हारा attention है ना शिफ्ट होते रहता है, एक जगह फोकस नहीं रहता है। सो बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं सर जब मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो मेरा ध्यान नहीं लगता है। अच्छा, तुम्हारा ध्यान क्यों नहीं लगता है? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स देखो कि सही में जो तुम करना चाहते हो सही में करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, बहुत जरूरी है, ओके। अब ये अटेंशन क्यों शिफ्ट होता है, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, साइज ऑफ स्टिमुलस एंड मूवमेंट ऑफ द स्टिमुलस।
सो अटेंशन क्यों शिफ्ट होता है, इसका रीजन यहां है। अब इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, जैसे वाइल स्टडिंग, अब तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा पड़ोसी ना पिक्चर के गाने बजा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, पड़ोसी गाना बजा रहा है धीमे वॉल्यूम में, फर्क नहीं पड़ा, तुम पढ़ रहे हो। अब तुम वापस पढ़ रहे हो, इंटेंसिटी बढ़ा दिया, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अब ना इतना जोर को गाने बजा रहे हैं ना कि भाई हमारा ध्यान भटक गया, हमको पता चल गया भाई बदनाम हो गई है मुन्नी, करियर बदनाम हो गया। ओके, सो कैसा ना कि अगर स्टिमुलस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना तो ध्यान भटकता है। ओके, उसका साइज बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मूवमेंट। ओके, अब हम ऐसा पढ़ रहे हैं भाई, इधर आजू बाजू से कौन आ रहा है, मम्मी आई गई, ठीक है, रास्ते में कौन अंकल आया गया, कौन आंटी आई गई, ओके राइट, तुम्हारी कौन दोस्त गई वहां से। बराबर पढ़ते पढ़ते मूवमेंट, ओके राइट। सो इससे भी ध्यान भटकता है। अच्छा, ध्यान एक और रीजन की वजह से भटकता है, वो है तुम्हारा मेंटल स्टेट। ओके, अगर समझो मैं पढ़ रहा हूं और मैं अपनी जिंदगी में परेशान हूं, बहुत दुखी हूं, राइट, सो अवस्थी सर सिखा रहे और मन में बहुत परेशान है, अवस्थी सर की बीवी भाग गई। अवस्थी सर की बीवी नहीं है। होगी तो भगा देंगे। ओके, सो अवस्थी सर सिखा रहे, अब सिखाते सिखाते ना मन में बहुत परेशान है, बीवी भाग गई। ओके राइट, सर इसमें तो ये तो खुशी की बात है, परेशान होने की क्या बात है। हाँ ठीक है, भाग गई, पैसा लेके भाग गई। ओके, तो मेंटल स्टेट अगर खराब है ना तो तुम्हारा अटेंशन नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, तो तुम बोलोगे यार आज सर का ध्यान नहीं है बराबर। ओके, बच्चों का भी ऐसे होता है। सो बच्चे कैसे ना कई बार क्लासरूम में ध्यान नहीं देते, तो हम टीचर होने के नाते डांट देते हैं, तो मैं बच्चों को डांट देता है, क्या रे आज तेरा ध्यान नहीं है। बोलते सर एक बात बोलूं, मेरे डैड एडमिट है हॉस्पिटल में। देन अंडरस्टैंड, ओ एज अ बायोलॉजी टीचर, एज अ साइकोलॉजी टीचर, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, मेरी तरफ से जो मदद चाहिए रहेगा बताना मुझे। ओके, तो ये होता है मेंटल स्टेट। दूसरा लैक ऑफ इंटरेस्ट, कुछ लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं होता, कितना भी अच्छा बेचारा टीचर पढ़ा रहा है सामने, पर इनका अटेंशन बैठता ही नहीं है वहां पे। इनका अटेंशन किधर बैठेगा, बाकी के स्टिमुलस पे। पूरा क्लासरूम का ना इंटीरियर देखता है, हाँ पंखा अच्छा लगाया, हाँ हवा दे रहा है, एसी हाँ ठंडा, लाइट अच्छा लगाया, मस्त इंटीरियर बनाया, मैं भी फ्यूचर में अपने घर का इंटीरियर ऐसा ही बनाया। ये है लैक ऑफ इंटरेस्ट। ओके राइट, ऐसा मेरा हुआ करता था। कौन से सब्जेक्ट में हुआ करता रहेगा, सोच, गेस कर। ओके, कमेंट सेक्शन में लिख दे। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमारी शरीर की क्या परिस्थिति है। अब जैसे अगर कोई बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है, ओके, तो टीचर उसको डांट देता है, बट फिर बाद में कैसे ना वो बच्चा आके बोलता है, अरे सर आज मेरे को टीचर ने बहुत डांट दिया, मेरा ध्यान नहीं था। तो मैंने बोला क्यों बेटा ऐसा, तो बोला एक्चुअली सर आपको सच बात बताऊं, मेरा ना बहुत पेट दुख रहा है सर, और टीचर ने सुना भी नहीं, इतना मेरे को डांटा, इतना सुनाया ना, मौका भी नहीं दिया। तो ये बहुत गलत होता है। बहुत सारे टीचर के ना बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली बच्चों को समझ ही नहीं पाते हैं। ओके, सो फिजिकल स्टेट की वजह से भी ना डिस्ट्रैक्शन होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये याद रखना है। जैसे स्टमक एक यानी स्टमक एक है ऐसा नहीं होता है। हेड एक है, सबको एक ही हेड होता है, कोई रावण मिनी रावण नहीं होता है। ओके, स्टमक एक यानी पेट में दर्द है, सो पेट में दर्द है इसलिए कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। एग्जाम में पूछेंगे ना, इसको भर भर के लिखना बेटा, एकदम खाली टाइटल पढ़ के जाने का, अंदर का खुद से लिखने का बेटा। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ अटेंशन। बहुत सी बार ना हमारा ध्यान बट जाता है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, खाना खा रहे, खाना खाते खाते ना न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अब तुम एक बार में ना दो काम नहीं कर सकते हो, याद रखो। नेक्स्ट, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, निटिंग यानी जैसे स्वेटर नहीं बुनते, स्वेटर बुन रहे, अच्छा स्वेटर बुनते बुनते ना टीवी देख रहे, हाँ। राइट, अब साइकोलॉजी ये कहता है कि इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ अटेंशन। आप लोग कभी भी एक बार में दो काम नहीं कर सकते। अक्सर ऐसे उदाहरण में क्या होता है ना कि कोई ना कोई एक काम फिजिकल बन जाता है और कोई ना कोई एक काम मेंटल बन जाता है। जैसे खाना खाना और स्वेटर बुनना ये फिजिकल हो जाएगा, बट टीवी देखना और न्यूज़पेपर पढ़ना ये मेंटल हो जाता है। अब बहुत ही ज्यादा जरूरी ये है कि इस तरह का अगर काम करोगे ना तो गलतियां बढ़ेंगी, मिस्टेक्स विल बी मोर।
एफिशिएंसी कम होगी और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। इसीलिए मल्टीटास्किंग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को आदत होती है कि वो मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं प्लस कान में हेडफोन लगाए गाना सुन रहे हैं, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं कि नहीं मुझे जमता है, बट साइकोलॉजिकली ऐसा नहीं होता है। आप यही चीज बराबर ध्यान लगा के या तो गाना सुन लो, या तो फिर अपना सम्स कर लो, या तो फिर अपना होमवर्क कर लो। अब इसका और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक टास्क देता हूं तुमको, थ्रेड अ नीडल, सुई में ना धागा डालना है। मम्मी अक्सर बोलती ना बेटा इधर आ, सुई में धागा डाल के दे, मेरे को दिखाई नहीं देता। हम वो टाइम पे बोलता है मम्मी आपको दिखाई नहीं देता, मेरा एग्जाम में जो रिजल्ट में मार्क्स आता है वो दिख जाता है। बोलना नहीं, बहुत मारेगी मम्मी। ओके, अब ना सुई में धागा डालना है तो मम्मी बोलती है बेटा सुई में धागा डाल दो। अच्छा, सुई में धागा डाल रहा है और तू साइड में पढ़ाई भी कर रहा है, ये दोनों काम हो सकता है क्या साथ में? नहीं हो सकता। और एक एग्जांपल, तुम ना A to Z लिखो, ऐसा ABCDEFGHIJK ऐसा पूरा Z तक लिखो, और जैसे ही Z खत्म हो जाए ना वापस A से लिखना चालू करो। फिर टास्क नंबर 2, तुम ना एक एक नंबर स्किप करके बोलो। जैसे 1, फिर 2 को स्किप कर दो, बोलो 3, फिर 4 को स्किप कर दो, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे, ठीक है। अब टास्क नंबर 3, ये दोनों को कंबाइन करो, लिखते भी जाओ A to Z और वो नंबर बोलते भी जाओ ऐसे अल्टरनेटली। देखो कितना गड़बड़ होएगा। यू विल फाइंड दैट मिस्टेक्स विल बी मोर, एफिशिएंसी विल बी लेस एंड अल्टीमेटली यू विल लैंड अप इन कंफ्यूजन। बहुत ज्यादा जरूरी है, एक बार में एक काम करो, अच्छे से करो। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। लोगों का ध्यान भटकता है पेंडुलम ऑफ क्लॉक की तरह। अब पेंडुलम कैसे, यहां है कुछ समय बाद भाई ये यहां आ जाएंगे, वैसे ये जो ना ओरिजिनल स्टिमुलस है, OS लिख देता हूं, ओरिजिनल स्टिमुलस। ओके, अब इंसान का ध्यान भटकता है दूसरे स्टिमुलस की तरफ, फिर आ जाता है ओरिजिनल स्टिमुलस के पास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो इंसान फटीग हो गया, थक गया, काफी लंबा लेक्चर हो गया, 2 घंटा 3 घंटा, तो बच्चे बैठ बैठ के थक गए, पक गए, बोर हो गए, सड़ गए, बसा रहे हैं। ओके, सो फटीग की वजह से, लो इंटरेस्ट ही नहीं है सब्जेक्ट में, अट्रैक्टिवनेस ऑफ स्टिमुलस। बच्चा ध्यान दे रहा है लेक्चर में और उधर से ना सीनियर बैच की एक मस्त लड़की जा रही है। That's called as attractiveness of stimulus। एग्जाम में ये लिखना नहीं है, बहुत मारेगा तेरे को। अट्रैक्टिवनेस ऑफ स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है ना, जैसे अगर तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, एक छोटा सा बच्चा, एक बहुत क्यूट सा बच्चा, ओके, उधर मस्ती कर रहा है तो तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा भाई। ओके, राइट। सो ये होता है अट्रैक्टिवनेस ऑफ स्टिमुलस, लो इंटरेस्ट ऑफ फटीग, जिसकी वजह से ध्यान भटकता है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। अच्छा बच्चों, यहां पर ना अटेंशन का हो गया स्वाहा। अब हम चलेंगे परसेप्शन पे। ओके, परसेप्शन का मतलब क्या होता है? अब समझो फॉर एग्जांपल कि ये जो लेक्चर अवस्थी सर ले रहे हैं ना, ये तुमको समझ में आता है क्योंकि अवस्थी सर वही बोली बोलता है जो बोली तू बोलता है। और क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अवस्थी सर भी उसी मिट्टी में जन्मा है जिस मिट्टी में तू जन्मा है। सो हम सबका जन्म इस भारत देश में हुआ है, हम हमारी भाषा बोलते हैं, हम सब भाई बहन है। बट वही लेक्चर समझो अवस्थी सर अगर चाइनीज में लेने लगे, सर चाइनीज में लेक्चर कैसे लोगे? कैसे छोटा करना पड़ेगा। कॉकरोच खाना पड़ेगा। अब ये लेक्चर चाइनीज में लूंगा तो तुझे समझेगा नहीं, तुझे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? सेंसेशन होगा। हाँ, बोल रहा है, सेंसेशन होगा, पर वो सेंसेशन पे तू ध्यान नहीं देगा। कुछ देर के बाद बोलेगा भाग चीनी, भाग इधर से। डुप्लीकेट मारूंगा, बेच दूंगा मार्केट में, टिकटॉक कहीं का। ओके, सो सेंसेशन। अब कैसे होता है ना हमारी जिंदगी में ना, हर चीज पहले हम आभास करते हैं, फिर उस पर ध्यान देते हैं और फिर उसको इंटरप्रीट करते हैं। ये हमेशा याद रखना। ओके, जैसे अभी तुम इसको देख रहे हो ना, ये तुम्हारा विजुअल सेंसेशन है, तुम्हारी आंखों में जा रहा है। फिर तुम्हारा ध्यान आता है, हाँ तुम इसको देखते हो, फिर इंटरप्रीट करते हो कि ये वर्ड क्या है। इसीलिए ना इंटरप्रिटेशन को बोलते हैं परसेप्शन। किसी भी स्टिमुलस को जब आप इंटरप्रीट करते हैं ना, उसको बोलते हैं परसेप्शन। और मेरा बेटा, परसेप्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। सो परसेप्शन का डेफिनेशन क्या होता है? परसेप्शन इज प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। आप जो भी चीज आभास करते हो ना, आप उसको कोई ना कोई अर्थ देने की कोशिश करते हो डिपेंडिंग अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंस।
आपके तजुर्बे के अनुसार आप जो भी चीज, जो भी स्टिमुलस इस पर्यावरण से आभास करते हो ना, वट एवर यू सेंस, वट एवर इंफॉर्मेशन यू रिसीव फ्रॉम द एनवायरमेंट, ओके, यू ट्राई टू असाइन मीनिंग टू इट डिपेंडिंग अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंस. आसान भाषा में चीजों को इंटरप्रीट करना, उसको बोलते हैं परसेप्शन. जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल, सुन मेरी बात ध्यान से, तूने ना इस बात का आभास कर लिया कि तेरा जो दोस्त है ना धोखेबाज है, ओके, सो कोई ना कोई तजुर्बा होगा, उस तजुर्बे के हिसाब से तूने मीनिंग दिया ना, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन दैट यू वर रिसीविंग फ्रॉम योर फ्रेंड, उसका जिस तरह से बिहेवियर था, वो जो स्टिमुलस फेंक रहा था, उसके हिसाब से भाई तूने ये परसीव कर लिया, तेरा ये परसेप्शन है कि भाई ये धोखेबाज है. ओके, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, चलो लेट्स कंटिन्यू बेटा. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनोमिना. associated with perception. परसेप्शन के साथ कौन से अलग अलग कंडीशंस एसोसिएटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. दैट इज फिनोमिना एसोसिएटेड विथ परसेप्शन. अब इसमें ना बेटा सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है टॉप डाउन प्रोसेस एंड बॉटम अप प्रोसेस. टॉप डाउन प्रोसेस एंड बॉटम अप प्रोसेस. अब कैसे ना, इसको समझाने से बेटर है मैं एग्जांपल दे देता हूं. जैसे यहां देखो टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है, देखना ध्यान से. पढ़ो क्या लिखा है. सर ये तो बहुत आसान है, LHB. अब सुन, ये बी नहीं है, ध्यान से देखना इसको मैंने कैसे लिखा है. अब वापस लिख के दिखा दो, ये देख. अब इसको पढ़. अब तूने इसको बी नहीं पढ़ा होगा, अब तूने इसको क्या पढ़ा होगा, 13. अब इसको बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेसेस. टॉप डाउन प्रोसेसेस में क्या होता है, ब्रेन यूजेस द एंटायर कॉन्टेक्स्ट व्हाइल परसीविंग अ पर्टिकुलर स्टिमुलस. किसी भी स्टिमुलस को परसीव करने के टाइम, इंटरप्रीट करने के टाइम, जैसे मैंने बोला इसको इंटरप्रीट करो, ये क्या है, तुमने बोल दिया बी है, बट तुमने इसको बी क्यों बोला, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन ने पूरे कॉन्टेक्स्ट को यूज किया. पूरा कॉन्टेक्स्ट यानी टोटल कंटेंट, पूरा कंटेंट क्या है. अच्छा, एल लिखा है फिर एच लिखा है, तो ये भी बी होगा ना, यानी अल्फाबेट ही लिखा है. इसको बोलते हैं टॉप डाउन प्रोसेस. बट बॉटम अप प्रोसेस में क्या होता है, उल्टा बोलने का. टेक्स्ट बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ लिखे हैं, तुम सिर्फ इतना लिखना एग्जाम में कि ब्रेन डज नॉट यूज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट. इसमें ब्रेन है ना पूरे कॉन्टेक्स्ट को यूज नहीं करता है. जैसे अब यहां पर मैंने वी लिखा है, कुछ कुछ लोग को वी दिखेगा, कुछ कुछ लोग को एंगल दिखेगा, कुछ कुछ लोग को 2 लाइन दिखेगा, कुछ कुछ लोग को ये ट्राइंगल दिखेगा, तो उस हिसाब से ये 13 पढ़ लेंगे. क्योंकि अब यहां तुम पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं देख रहे हो, एक एक को इंडिविजुअली देख रहे हो. सो इतना सिंपल सा पॉइंट है. टॉप डाउन प्रोसेस में द ब्रेन विल यूज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट, यानी टोटलिटी में देखता है ब्रेन. और बॉटम अप प्रोसेसेस में द ब्रेन डज नॉट यूज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट, लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. दिस वाज गिवन बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड एज मैक्स वर्टहाइमर. मैक्स वर्टहाइमर ने टोटल 4 अलग अलग लॉज दिए थे बेटा. लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी एंड लॉ ऑफ क्लोजर. सर 4 लॉ रट्टा मारना पड़ेगा. नहीं, बहुत इजी है. ओके, देख कैसा है. खाली इतना याद रखना कि जो चारों भी लॉ है ना, दिस कम्स अंडर द टाइटल ऑफ लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. अब मैक्स वर्टहाइमर का पहला लॉ देखो, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी. इंग्लिश में जब हम लोग प्रॉक्स
या बोलते हैं ना अप्रोक्स आंसर, ये है अप्रोक्स। सो अप्रोक्स मतलब नजदीक। सो जो जो स्टिमुलस नजदीक है ना उसको हमेशा साथ में परसीव किया जाता है। मैं एग्जांपल दे देता हूं, सारे एग्जांपल यहां लिखता हूं। सो पहले वाले का एग्जांपल, फर्स्ट लॉ, ए वाले का एग्जांपल, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, इसको देखो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जब इसको तुम परसीव कर रहे हो, इसको जब तुम देख रहे हो ना, तो तुमने इसको कैसे देखा? तुमने इसको दो दो के जोड़े में देखा, बट तुमने ऐसे तो नहीं देखा ना कि भाई 6 सर्कल और 6 सर्कल का 2 लाइन है। यानी तुमने इन दोनों को साथ में परसीव किया, बट बेटा तूने इसको और इसको साथ में परसीव नहीं किया, ना ही इसको और इसको परसीव किया। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के नजदीक नहीं है, काफी दूर है। सो ये होता है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, नियर स्टिमुलस आर ऑलवेज परसीव्ड टुगेदर, एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट बनता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अब लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में भी पढ़ो मत डेफिनेशन, ओके? यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं। एग्जाम में ना ऐसे ही ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करना, प्रॉपर इंग्लिश में लिखना कि these two circles they are interpreted together. So when you interpret, what you find is कि it is just circles in pairs. We don't interpret like 6 circles forming 2 lines. ऐसा इंग्लिश में प्रॉपरली लिखना बेटा। फिर लॉ ऑफ सिमिलैरिटी में ना इसी को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना। ये देख, अब इसको तुम कैसे परसीव कर रहे हो? इसको तुम ऐसे परसीव कर रहे हो ना, वर्टिकली। जो जो सेम है वो साथ में देख रहे हो, ये दोनों साथ दिख रहा है, ये दोनों साथ में दिख रहा है, ये दोनों साथ में, ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है ना। अब कैसा है मालूम है? तुम ऐसे नहीं परसीव कर रहे हो, यानी इस दिशा में नहीं परसीव कर रहे हो कि 2 लाइन है जहां पे स्टार और सर्कल ऑल्टरनेटली है, वो नहीं देख रहे हो। तुम क्या देख रहे हो? ऐसे ऐसे ज्यादा गौर कर रहे हो उसको। ओके, क्यों? लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलर स्टिमुलस आर ऑलवेज परसीव्ड टुगेदर। नेक्स्ट लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। अब तू खुद समझ जाएगा। लेट्स से इसको देखो, और इसको देखो। अब देखना, अब लॉ ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है कि ना आप हमेशा कंटिन्यूटी में परसीव कर रहे हो। अब तुम सबको पहले एल दिखा होगा और उसके बाद फिर ये डॉटेड लाइन दिखी, बट हमको ऐसा तो नहीं दिखा ना कि एक लाइन है जो ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है, एक लाइन है जो इधर जा रही है, एक लाइन है जो इधर जा रही है और एक लाइन है जो इधर जा रही है। ये तो अभी एरो हेड बनाया इसीलिए, बट इसके पहले ऐसा नहीं नजर आएगा। अब देखो, हमेशा एल नजर आता है और ये लाइन अलग से नजर आती है। ना ही तुम उसको ऐसे परसीव करो, एक लाइन है फिर डॉटेड लाइन है फिर डॉटेड लाइन है फिर लाइन है फिर डॉटेड, नहीं, इसको कंटिन्यूटी में देख रहे हो और इसको कंटिन्यूटी में देख रहे हो। ऐसे ही क्यों देख रहे हैं हम लोग सब? देयर इज अ टेंडेंसी टू परसीव अ स्टिमुलस इन कंटिन्यूएशन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। अब यहां से जब देखना तूने चालू किया रहेगा ना, सो तू कंटिन्यूअसली उसको फॉलो किया। यहां से जब देखना चालू किया ना तो तूने कंटिन्यूअसली उसको फॉलो किया। when two stimuli intersect, अब ये देखो ना, ये एक दूसरे को क्रॉस कर गया ना, ये यहां से इसको क्रॉस कर गया। when they intersect, the continuation of each stimulus is perceived separately। अब ये जैसे ही यहां इसको इंटरसेक्ट किया ना, अब यहां इंटरसेक्ट करने के बाद ऐसा नहीं है डॉटेड लाइन के बाद तेरे को फिर ये लाइन दिख रही नहीं, तू उसको फिर आगे भी सेपरेटली देख रहा है कि हाँ ये लाइन जा रही है आगे। सो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, जहां हमारा परसेप्शन हमेशा कंटिन्यूटी में होता है। नेक्स्ट लास्ट लॉ ऑफ क्लोजर। ये तो बहुत इजी है, इसको ऐसे एक्सप्लेन करना। ये देखो, इसको देखो, अब यहां क्या नोटिस कर रहे हो? सिंपल ना, ट्राइंगल या स्क्वायर।
अच्छा बट यहाँ तूने ये नहीं बोलना सर 3 लाइन है, तीनों के बीच में गैप है, नहीं, बिकॉज कैसा होता है ना, लॉ ऑफ क्लोजर क्या है, देयर इज अ टेंडेंसी टू परसीव एन इनकम्प्लीट स्टिमुलस इन अ कंप्लीट मैनर। ये लाइन इनकम्प्लीट है ना, ये टच नहीं हो रहे हैं, फिर भी हमने माइंड में तो उसको टच करवा दिया ना, और उसको परसीव कर लिया कि भाई ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है। सो ये 4 लॉज थे, दैट इज लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ईजी है, हर लॉ में मैंने एकदम मिनिमम वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पे, इसको प्रॉपर इंग्लिश में एक्सपांड कर करके खींच खींच के बड़ा सा आंसर भर देना, इस तरह के डायग्राम्स की मदद से इसको एक्सप्लेन करना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इस चैप्टर में हमने शुरू किया था अटेंशन से, अटेंशन हो गया, फिर हमने पढ़ा था परसेप्शन, परसेप्शन भी हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं कॉग्निटिव फंक्शंस के हायर फंक्शन पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज थिंकिंग। अभी हम थिंकिंग के बारे में बात करेंगे और इसके बाद फिर लर्निंग के बारे में बात करेंगे। थिंकिंग क्या है? थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी दैट यूजेस कॉग्निटिव प्रोसेसेस दैट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड रीजनिंग। जैसे समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारा दोस्त ना तुमको मैथ्स का एक सम दे देता है और बोलता है भाई ये सॉल्व कर, तो तू वो सम को देखता है और उसके बाद तू शांत हो जाता है। तेरा दोस्त है बोलता है सॉल्व करके देना जल्दी, यू आर लाइक अरे रुकना बाबा थोड़ी देर, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। सो व्हाट आर यू एग्जैक्टली डूइंग व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट? सो ब्रेन में क्या होता है ना, तुम वो नंबर्स अल्फाबेट्स को देख रहे हो, मैथ्स के सम्स को देख रहे हो, लेक्चर याद करने की कोशिश कर रहे हो, फॉर्मूला याद करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो। सो थिंकिंग क्या होता है? थिंकिंग का डेफिनेशन क्या है? ये एक ऐसी मानसिक गतिविधि है, ऐसी मेंटल एक्टिविटी है जो तुम्हारे कॉग्निटिव प्रोसेस यानी हायर फंक्शन का इस्तेमाल करती है, जिसके मदद से या तो तुम किसी ना किसी एक्टिविटी को मैनिपुलेट करोगे, या तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, या तो किसी निर्णय पर आ जाओगे और उसका कारण बताओगे, उसका रीजनिंग करोगे। दैट इज कॉल्ड एज थिंकिंग। अब थिंकिंग के कोर एलिमेंट्स क्या है? बात ध्यान से सुनना। कोर एलिमेंट्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट कोर एलिमेंट है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन का मतलब इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसका सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल, जैसे इमेजिन, तुमको बोला पिकॉक, पिकॉक इमेजिन करो, तो तूने पिकॉक का कलर, पिकॉक का साइज भी इमेजिन कर लिया होगा। बहुत सारे लोग ने तो पिकॉक ने पंख खोल लिया, वो भी इमेजिन कर लिया। बहुत सारे लोगों के मन में तो भाई पिकॉक तो आवाज भी कर रहा है। अच्छा, किसी ने पिकॉक के बदले कौवा इमेजिन किया क्या? नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे थिंकिंग के कोर एलिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमको एक शब्द कहा जाता है ना, तो हम उसको इमेजिन करने लगते हैं। और जो बच्चे शब्द लेक्चर सुनने के बाद उस कॉन्टेक्स्ट को अगर इमेजिन कर सकते हैं ना, तो उनको वो पॉइंट अच्छे से याद रहता है। और अपने मेडिकल फील्ड में सबसे बेस्ट बात होती है कि अगर आप बॉडी पार्ट्स को इमेजिन कर सकते हो ना, तो आपको हमेशा याद रहेगी। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है? बड़ा हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट समझा क्या, कॉन्सेप्ट 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 का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखो अभी बहुत से लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, बट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको डेफिनेशन नहीं पता होता है। आज साइकोलॉजी क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट इज इंटरनल रिप्रेजेंटेशन विच ब्रेन यूजेस टू डिनोट अ सर्टेन थिंग्स इन द वर्ल्ड। यानी कॉन्सेप्ट में ब्रेन क्या करता है ना, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी इमेजिनेशन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। इजी वर्ड में इट मींस इमेजिनेशन। सो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी इमेजिनेशन, जिसका इस्तेमाल ब्रेन करता है ताकि वो किसी ना किसी वस्तुओं को मीनिंग दे सके। अब कॉन्सेप्ट का दूसरा सबसे मेन डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट का मीनिंग इज यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट आइडियाज। जब पूरा लेक्चर सिखा दिया जाता है ना, फिर बच्चे बोलते हैं अरे आज का कॉन्सेप्ट सीखा हमने, यानी उस पूरे लेक्चर में से क्या आइडिया एक्सट्रैक्ट किया आपने। उदाहरण के तौर पे इजी कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखे हैं, जैसे एक छोटे बच्चे को बोलते काऊ और उसको दिखा दे काऊ का फोटो, फिर जाके उसको सामने से असली की काऊ दिखा दे, तो उसके मन में कॉन्सेप्ट क्या रह जाएगा? अच्छा काऊ क्या है? एक जानवर है, पेड़ नहीं है। अच्छा काऊ कैसा जानवर है? उसके पास 4 टांग है, 4 लेग्स, एक टेल है, 2 सींग है।
और भाई इसका दूध निकाला जाता है। सो ये आइडिया वो जिंदगी भर के लिए एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अब कैसा है ना कि जब उसके सामने डॉग बोलेंगे ना तो काऊ के बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि काऊ का कॉन्सेप्ट अलग ही इमेजिनेशन उसके मन में बन चुका है। सो कॉन्सेप्ट होता क्या है, कॉन्सेप्ट का मतलब इमेजिनेशन यानी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। उस इमेजिनेशन का इस्तेमाल करता है ब्रेन, ताकि वो है ना काऊ को ओके हमेशा डिनोट कर सके, हमेशा याद रख सके। सो इट इज इन इजी वर्ड्स आइडिया एक्सट्रैक्शन, काऊ की मदद से इसको डिस्क्राइब करना पूरा का पूरा। नेक्स्ट स्कीमा, जब हम लोग पढ़ते हैं ना ये चैप्टर का स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है, स्कीमेटिक फ्लो चार्ट ऐसा है। अब स्कीमा क्या होता है, इट इज इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी इमेजिनेशन दैट ऑर्गेनाइजेस नॉलेज, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है अबाउट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एंड रिलेशनशिप्स अमंग्स्ट देम। सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को ना एक ही फ्लो चार्ट, एक ही स्कीमेटिक इसमें जोड़ा जाता है। सो स्कीमा क्या होता है, ये एक ऐसा इमेजिनेशन होता है जो सारे के सारे नॉलेज और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को साथ में जोड़ देता है। जैसे अगर एक बच्चे को हम लोग जू लेके जाते हैं ना, तो जू में क्या क्या देखता है, वो जानवर देखता है, पिंजरा देखता है, उसके साथ साथ भीड़ देखता है वहां पे बहुत सारी, करेक्ट है राइट, और खाने पीने का दुकान देखता है, स्टॉल देखता है। अब जानवर क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट, उसका इमेजिनेशन, मेंटल रिप्रेजेंटेशन उसके मन में है। पिंजरा क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग से है, बट ये अलग अलग कॉन्सेप्ट को रिलेट किया गया। देखो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन यानी इमेजिनेशन दैट ऑर्गेनाइजेस, ऑर्गेनाइज कर दिया ना सारे नॉलेज और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को, ताकि अगली बार जब जू बोलेंगे ना सो बच्चे को पता चलता है उधर जानवर होगा, जानवर पिंजरे में बंद होगा, तरह तरह के जानवर होंगे, खाने पीने का सामान भी मिलता है और लोग वहां पे घूमने आते हैं। लास्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल। जिस तरह से हम लोग सिंबल देते हैं ना, ओके जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये सिंबल साय, ये सिंबल यो यो बायो राइट। सो सिंबल ने एक भाषा होती है, एक लैंग्वेज होती है, तेरी मेरी भाषा, हम बायो वालों की भाषा है यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो ओके एक भाषा होती है। अब वैसे ना लैंग्वेज इंसान में ये सबसे ज्यादा इवॉल्व फंक्शन है लैंग्वेज। अब जैसे कैट, सो कैट इज अ सिंबल फॉर कैट, हमने ये जो नाम रख दिया ना अपने लैंग्वेज के हिसाब से कैट या बिल्ली, सो वो उसका सिंबल बन गया। अगली बार जब भी बिल्ली बोलो ना हमारे मन में वही आएगा बेटा। ओके फाइन, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट चलो बच्चों, लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट पार्ट। द लास्ट पार्ट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग के टाइप्स। अभी कैसे होता है ना कि इसमें बेटा दो मेन टाइप है। हम लोग सोचते क्यों हैं, हम लोग सोचते हैं, एक है, अरे मेरा बेटा मेरा छोटा भतीजी है अंदर आ गया ओके। एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग, ओके यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सोचते हैं। और दूसरा होता है क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ नया करने के लिए हम सोचते हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग जो है ना उसमें अलग अलग स्टेप्स हैं। सो पहला स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, कि असलियत में प्रॉब्लम क्या है पहले वो पहचानो। ओके एग्जाम्पल, जैसे अगर एक बच्चा है बेबी, उसका पेट दुख रहा है, स्टमक एक है इसलिए वो रो रहा है, बट उसकी मम्मी को लग रहा है भाई इसको भूख लग रही है इसलिए वो रो रहा है, तो वो उसको जबरदस्ती और दूध पिला रही है। सो उसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। मेन तकलीफ क्या है उसको पहचानो। ओके सो इसको है ना ओन वर्ड्स में लिखना, यही एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब हर प्रॉब्लम के ढेर सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे अगर किसी को सिर दर्द है तो वो चाहे तो आराम कर सकता है, वो चाहे तो म्यूजिक सुन सकता है जिससे सिर दर्द में आराम पड़ जाए, वो चाहे तो मेडिटेशन कर सकता है, वो चाहे तो दवाई ले सकता है। ओके सो दैट इज ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। नेक्स्ट सिलेक्टिंग अ सॉल्यूशन। अब ये सारे सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है और उसका रीजन पता होना चाहिए। देयर शुड बी एन इफेक्टिव रीजनिंग फॉर दैट।
नाउ लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल, अगर एक इंसान का जो सिर दर्द है वो अगर मेडिटेशन से कम हुआ, सो मे बी आगे उसको कभी भी जब ज्यादा टेंशन होगा, ज्यादा स्ट्रेस होगा, तो फिर से मेडिटेशन करेगा, आंख बंद करके ध्यान लगाएगा। ओके राइट। सो शायद वो क्या कर सकता है ना कि वो सोल्यूशन को सिलेक्ट कर सकता है कि हर बार दवाई लेने से अच्छा है मैं मेडिटेशन करूं। आगे इंप्लीमेंटिंग एंड फॉलो अप। अब जो सोल्यूशन है ना उसका पालन करना, फॉलो करना उसको प्रॉपरली, उसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप। दोबारा उसको देखो, यानी अगर तुमने सब सोल्यूशन में से, जैसे अगर किसी को सिर दर्द है भाई, उसने म्यूजिक सुना और उसका सिर दर्द बढ़ गया, सो सोल्यूशन से अगर तुमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना, देन यू गो बैक टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग एंड वापस से सोचो क्या प्रॉब्लम है, सिर दर्द, क्या क्या सोल्यूशन है, म्यूजिक था, ठीक है म्यूजिक से आराम नहीं हुआ, आराम करके देखें या मेडिटेशन करके देखें, ठीक है राइट। सो इंप्लीमेंटिंग और फॉलो अप क्या कहता है कि जो भी सोल्यूशन आपने सिलेक्ट किया है ना, वो सोल्यूशन से अगर आपको बेनिफिट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो उसको कंटिन्यू करो, उसको फॉलो करो आगे भी। बट अगर नहीं मिलता ना, यू गो बैक टू द स्टेप नंबर 1 एंड अगेन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग। ओके नेक्स्ट, क्रिएटिव थिंकिंग। किसी भी इंसान को हम क्रिएटिव कब बोलते हैं? जैसे टीचर्स क्रिएटिव होते हैं, ओके बहुत सारे डांसर्स क्रिएटिव होते हैं, म्यूजिशियंस, ड्राइंग, पेंटिंग वाले लोग क्रिएटिव होते हैं। ओके सो क्रिएटिविटी क्या होती है? क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है टू परसीव थिंग्स इन न्यू वेज, नए तरीके से देखना उसको। जैसे अवस्थी सर जब बायोलॉजी लिखा करते थे ना, सो लोग उसको इस तरीके से देखते हैं, बट तुम तो जानते हो ये चैनल है योयो बायो, हम इसको इस तरीके से देखते हैं, हमारे लिए ये बन जाता है बायोलॉजी। और लॉजी में भी कैसा है ना, यो क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारे लिए बहुत ही रॉकिंग सब्जेक्ट है। और वाई की जगह स्टेथोस्कोप क्यों आ जाता है? क्योंकि इसका एक और मीनिंग है, अवस्थी सर इज क्रिएटिंग हैंड्स दैट हील। बच्चों को अच्छा बायोलॉजी पढ़ाने के बाद जब वो डॉक्टर बनेंगे तो आगे चल के किसी ना किसी के बीमारी का इलाज करेंगे। सो वी आर क्रिएटिंग हैंड्स दैट हील। अब ये होता है क्रिएटिव थिंकिंग, दैट मीन्स टू परसीव थिंग्स इन न्यू वे। यानी मुझे वो कभी भी बायोलॉजी नजर नहीं आया, मेरे लिए तो हमेशा रहा योयो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। ओके नेक्स्ट, टू फाइंड हिडन पैटर्न, कोई नया तरीका ढूंढना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी के कैसे है ना, टोटल 4 सीक्वेंशियल स्टेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन इज द स्टेज ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब प्रिपरेशन स्टेज के टाइम जब अवस्थी सर बायोलॉजी का लोगो बना रहे थे ना, तो स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत इंफॉर्मेशन गैदर किया। बायोलॉजी फील्ड में क्या है, अच्छा बायोलॉजी पढ़ने के बाद इंसान डॉक्टर बन जाता है, अच्छा ये फील्ड अपने आप में बहुत अच्छी फील्ड है, अच्छा ये फील्ड में प्लांट्स की पढ़ाई है, एनिमल्स की पढ़ाई है, तो मैं अपने लोगो में इसको जब लिखता हूं तो किस अंदाज से लिखूं, तो पहले मैंने सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया। ओके दैट इज प्रिपरेशन। अब बेस्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे पोएट, टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया। अब समझो एक किसी राइटर को ना, एक पोएट को एक काम मिला है पिक्चर में गाना लिखने का, ठीक है। तो पहले तो क्या पिक्चर की स्टोरी जानता है, स्टोरी का कौन सा क्लाइमैक्स है वो जानता है, फिर वो उस हिसाब से शब्दों को सोचना शुरू करता है। यानी क्रिएटिव थिंकिंग में पहला कदम है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में वो क्या करता है ना, सारे इंफॉर्मेशन को, सारी जानकारी को हासिल कर लेता है। फिर आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन स्टेप एक ऐसा स्टेप है ना विच इज द स्टेज ऑफ गिविंग अप। इसमें वो अलग अलग तरीके से ट्राई कर लेता है, कोशिश कर लेता है, पर बात बनती नहीं है जो उसका प्रॉब्लम है। अब उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसको अच्छा गाना लिखना है जो पिक्चर के साथ सुटेबल हो, बट कैसा है ना कि उसको सही शब्द नहीं मिल रहे, सही लाइन नहीं मिल रही है, राइमिंग नहीं मिल रहा है, धुन नहीं मिल रही बराबर। तो क्या है ना, इंक्यूबेशन पीरियड एक ऐसा स्टेज आता है ना कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बोलता है यार छोड़ो मेरे से नहीं हो पाएगा। It helps the person to work on problem without consciously thinking about it. अब क्या वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देता है उस काम को। फिर एक दिन 2 दिन आराम कर लेता है, अपना नॉर्मल रूटीन करता है, खाता पीता है, उठता है, एक्सरसाइज करता है, नहाता है। अब नहाते नहाते एक्सरसाइज करते करते है ना, उसके दिमाग में धीरे धीरे कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड, दिमाग के किसी कोने में ना अभी भी है ना सोच विचार चालू है उस गाने को लेकर।
वो कॉन्शियसली नहीं सोच रहा है उसके बारे में, बट सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में ये चल रहा है। सुनते जाओ ध्यान से। सो ये पोएट अभी भी उसके बारे में सोच रहा है। सो इंक्यूबेशन स्टेज ऐसा होता है ना क्रिएटिव थिंकिंग का, कि इसमें इंसान हार मान लेता है। अब फिर उसके बाद आता है इल्यूमिनेशन स्टेज। इल्यूमिनेशन स्टेज इज लाइक इल्यूमिनेट, सडनली लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट अ करेक्ट सोल्यूशन अपीयर्स। उस प्रॉब्लम का सही सोल्यूशन। अब नहाते नहाते, शावर में वो नहा रहा है, अचानक से पानी को देखता है और उसको याद आ जाता है, अरे यही तो गाना था, टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग। राइट। सो वहां से अचानक से उसको स्ट्राइक होता है। ओके, इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन स्टेज। अब इल्यूमिनेशन में कैसा होता है, सडनली लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट अ करेक्ट सोल्यूशन अपीयर्स। एंड इस स्टेज में उस पोएट ही एक्सपीरियंसेस लॉट ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट, बहुत खुश हो जाता है। सो वही पोएट का एग्जांपल देके यहां पर भी एग्जाम में डिस्क्राइब करना। और लास्ट में होता है वेरिफिकेशन। अब वो जानता है कि उसने अपनी लाइंस तो लिख ली है, गाना तो पूरा तैयार कर लिया, थोड़े शब्द को इधर उधर थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा। सो वेरिफिकेशन स्टेज में कैसा है, वो अपने फाइंडिंग्स को कंफर्म करता है और न्यू सोल्यूशन जो है ना उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाता है। एग्जाम्पल पोएट वही वाला लिखना कि उसने पूरा गाना लिख लिया, थोड़े वर्ड्स को माइनर चेंजेस करके वो गाने को और सेट कर देगा। ओके, एक पोएट का एग्जांपल हो सकता है, एक तुम्हारे अवस्थी सर का एग्जांपल हो सकता है। अब अवस्थी सर क्रिएटिव थिंकिंग के हिसाब से जब बायोलॉजी के बारे में सोच रहे थे तो पहले बायोलॉजी का पूरी जानकारी अवस्थी सर ने हासिल कर लिया था, प्रिपरेशन था, गैदरिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद इंक्यूबेशन, अवस्थी सर ने बोला अरे यार कुछ स्पेशल सूझ ही नहीं रहा है, छोड़ो यार हटाओ। फिर एक दिन एक बच्चा आके बोलता है सर बायो ना बहुत रॉकिंग है, जैसा योयो बायो, जैसे योयो हनी सिंह है वैसा आप योयो बायो किंग है। ऐसा एक बच्चा बोलता तो अवस्थी सर बोलता है योयो, अब बायो बन जाता है बायो। यू गेट इट। फिर उसके बाद ना इल्यूमिनेशन में अवस्थी सर बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ मेरे को मेरा लोगो मिल गया। फिर कैसा होता है ना, हाँ अवस्थी सर बोलते हैं इसका वाई भी बदल देते हैं, थोड़ा और चेंजेस ला देते हैं, लेट्स क्रिएट हैंड्स दैट हील एंड दिस इज द रॉकिंग सब्जेक्ट दैट स्टूडेंट्स वुड लव टू लर्न। समझ रहे हो बेटा? ओके, एग्जाम में ये वाला एग्जांपल मत लिखना, एग्जांपल पोएट वाला ही लिखना। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब इसके बाद ना बेटा थोड़ा ऊपर चलेंगे। लास्ट टॉपिक है लर्निंग। देखो इस चैप्टर में हमने अटेंशन के बारे में पढ़ा, हमने परसेप्शन के बारे में पढ़ा, हमने थिंकिंग के बारे में पढ़ा, अब आखिरी है लर्निंग। लर्निंग में देखो सबसे पहली बात, अब लर्निंग का ये मतलब नहीं होता है कि हर वो चीज जो हम पढ़ लेवे जो एग्जाम में आने वाली है, नहीं नहीं नहीं, उसको लर्निंग नहीं बोलते। सो बहुत से लोगों से अगर पूछे ना भैया लर्निंग क्या होता है, बोलते लर्न करना यानी याद करना, आंसर रट्टा मारना, वो लर्निंग होने होता है। कुछ लोग बोलते हैं लर्निंग यानी जैसे डांस स्टेप लर्न कर लेना, हमने डांस स्टेप सीख लिया, जैसे आइसोलेशन सीख लिया, राइट, वेव सीख लिए, हाँ तो फिर बोले ये हमने डांस सीख लिया, लर्न कर लिया, ये लर्निंग नहीं होता है रे। हम भी कभी डांसर हुआ करते थे। अच्छा, बट ये लर्निंग नहीं होता है बेटा। ओके, लर्निंग एग्जैक्टली क्या होता है, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल कोई ना दारू के नशे में बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है और बिल्डिंग की टेरेस की जो दीवार है ना उस पे भागने लगता है, उस बॉर्डर पे। आम आदमी डर जावे, इसको डर नहीं लग रहा है, क्यों? नशे में है। और लकीली उसका पैर स्लिप नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा जाता है बट सही जा रहा है, उतर जाता है फिर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, तुम्हारा दोस्त ना बार बार गिर गिर के फिर साइकिल चलाना सीख जाता है, फिर हाथ छोड़ लेता है। ओके, फिर तीसरा एग्जांपल लेट्स से तुम बायो के डायग्राम प्रैक्टिस कर करके ना अच्छे से डायग्राम बनाना सीख जाते हो। ओके, चौथा एग्जांपल, तुम्हारा दोस्त ना वो सॉकेट में उंगली डालता है, उसको करंट लगता है, बाल खड़ा हो जाता है उसका। एक छोटा बच्चा ना दिया जो है ना भगवान के सामने जो दिया जल रहा है ना उसको हाथ लगाता है, उसका हाथ जल जाता है। अब इसमें देखो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग क्या होता है मालूम है? लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज है, नॉट टेम्पररी चेंज। कुछ समय के लिए आपके बिहेवियर में बदलाव आया, उसको लर्निंग नहीं बोला जाता है। अब अल्कोहलिक शराब के नशे में ना वो दीवार पे चलना सीख लिया, बट जब नशा उतर जाता है ना तब दीवार पे चढ़ता देखता, अरे रे नीचे इतना ऊंचाई पर हूं, गिर गया तो वाट लग जाएगा, तो वापस नहीं चढ़ेगा वो। सो वो लर्निंग नहीं है, वो अल्कोहल के नशे में था।
दोस्त साइकिल चलाना सीख गया, दिस इज अ परमानेंट चेंज, दैट इज लर्निंग। तुमने प्रैक्टिस कर करके बायो का डायग्राम सीख लिया, दैट इज लर्निंग। ओके, तुम्हारे दोस्त ने उंगली किया बिजली के तार में, उसको झटका लगा, दैट इज लर्निंग। अगली बार उंगली नहीं करेगा नहीं तो उसको बोलना इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला ओके। और छोटा बच्चा ना जब आग को छूता है तो उसका हाथ जल जाता है, फिर वो हमेशा लर्न कर लेता है, याद रख लेता है कि भाई ये नहीं करना है। सो लर्निंग का डेफिनेशन एग्जाम में आया ना, सो लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। अब लर्निंग के अलग अलग मेथड होता है। ओके, टोटल 5 मेथड है, 5 में से 2 मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड नंबर 1 इज क्लासिकल कंडीशनिंग, मेथड नंबर 2 इज ऑपरेंट कंडीशनिंग, मेथड नंबर 3 is cognitive processes, learning by cognitive processes. Method number 4 is learning by assimilation and accommodation. And method number 5 यहाँ पे लिखा है, 2 लाइन के लिए कैसा ना, पूरा प्रेजेंटेशन नहीं चेंज किया, यहाँ पर फिट कर लिया, यस एडजस्ट कर लेगा ना मेरा बाबू। ओके, दिस इज लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दिस इज मेथड नंबर 5 दैट इज लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। अब इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मेथड दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताया था रशियन फिजियोलॉजिस्ट ने जिसका नाम है आइवन पावलोव। 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था दैट इज कॉल्ड एज अ डॉग एंड द बेल एक्सपेरिमेंट। आइवन पावलोव फिजियोलॉजिस्ट है, देखो ये स्पेलिंग अलग है, ये फिजियोलॉजिस्ट है, ये साइकोलॉजिस्ट है। फिजियोलॉजी वो सब्जेक्ट होता है जहां बॉडी का नॉर्मल फंक्शंस मैकेनिज्म सिखाया जाता है, और ये बहुत ही बाप साइंटिस्ट था। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में ना एनाटॉमी, जहां बॉडी डाइसेक्शन सिखाते हैं, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी जहां बॉडी के फंक्शंस सिखाते हैं, ये 2 बाप सब्जेक्ट है। एंड आई मस्ट टेल यू दैट कि मैंने वो दोनों सब्जेक्ट इतना अच्छे से पढ़े ना, आने वाले टाइम में अगर भगवान की कृपा रही, आशीर्वाद रहा, प्रभु का प्यार रहा मेरे बच्चों का ना, तो मैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स बनाऊंगा यू नेवर नो। ओके, I was a distinction holder in my medical college for anatomy and physiology. बहुत मस्त सब्जेक्ट होता है। अब ये जो आइवन पावलोव है ना, इन्होंने डॉग एंड द बेल एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें कैसा है ना, इनके पास एक डॉग था और ये डॉग के मुंह में ना इन्होंने एक ट्यूब बैठा दिया, और ये क्या करते थे ना, रोज एक फिक्स्ड टाइम पे अपने डॉग को खाना देते थे। तो जब डॉग को खाना देते थे ना, तो डॉग के मुंह में सलाइवा आने लगता था, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाने लगता था। सो ट्यूब है ना मेजर कर लेता था कि भाई कितना सलाइवा बन रहा है। रोज एक फिक्स्ड टाइम पे ना डॉग को खाना दिया जाता था। अब फिर उन्होंने अचानक से क्या चालू किया ना, अचानक से फिर कुछ दिन में उन्होंने एक बदलाव लाया। डॉग को खाना देने से जस्ट पहले ना ही यूज्ड टू रिंग अ बेल, घंटा बजा देते थे ऐसा टंग, फिर डॉग को खाना देते थे। अब बहुत दिनों तक फिक्स्ड टाइम पे यही किया। फर्स्ट ही यूज्ड टू रिंग द बेल एंड देन ही यूज्ड टू ऑफर फूड टू द डॉग। फिर बच्चों एक दिन ऐसा हुआ ना कि इन्होंने सिर्फ बेल रिंग किया बट खाना नहीं दिया डॉग को, और तुरंत भाग भाग के गया डॉग के पास, उसके मुंह के अंदर देखा तो उसके अंदर मुंह के अंदर सलाइवा फिर भी बन रहा था। यहां पर आइवन पावलोव ने दुनिया को बताया कि आइडियली सलाइवेशन अकर्स एट द साइट ऑफ द फूड, एट द स्मेल ऑफ द फूड और एट द टेस्ट ऑफ द फूड। जब आप खाने को देखते हो, सूंघते हो, या तो फिर खाने को चखते हो ना, तब मुंह से थूक बनाने की ग्रंथि थूक बनाती है। बट यहां पे डॉग का सलाइवेशन इज कंडीशनड क्लासिकली टू अनदर कंडीशन दैट इज रिंगिंग ऑफ द बेल। सो नॉर्मली दिस डॉग वाज सलाइवेटिंग एट द साइट ऑफ द फूड, बट नाउ द डॉग इज सलाइवेटिंग एट द रिंगिंग ऑफ द बेल। बेल बजने पे उसके मुंह से ना थूक निकल रहा है। बेल बजने पे तेरे मुंह से थूक निकलेगा क्या? ओके, सो आइवन पावलोव ने दुनिया को यह बताया था कि लर्निंग को हम कंडीशन कर सकते हैं, उसको है ना हालात के अनुसार हम फिक्स कर सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल देख लो। डॉक्टर एंड इंजेक्शन, छोटा बच्चा बाबू, ओके, बाबू को जब हम लोग क्लिनिक में लेके आता है ना, छोटा बच्चा को शुरुआत से हम इंजेक्शन मारता है, इधर मारता है, थाइस पे मारता है, अलग अलग जगह पे इंजेक्शन मारता है इसको। सो छोटा बच्चा इंजेक्शन जैसी सुई लगता है ना, रोने लगता है। अब किसी भी है ना क्लिनिक में अगर देखोगे ना, ऐसा बहुत सारा मदर लोग ऐसा बच्चा को लेके खड़ा है वैक्सीन देने के लिए।
एक बच्चे को इंजेक्शन लगा तो बच्चा रोता है, ये बच्चा भी रहेगा, इसको देख के ये उसको भी बोलते हैं तू भी रो, सब रोते हैं। मस्त एकदम। अब ना ये बच्चा ना धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है ना, और इसको वैक्सीन लगता है ऐसा, ओके, कुछ कुछ महीनों में, कुछ कुछ सालों के बाद, जब जब इसको इंजेक्शन मारा जाता है ना, तो बच्चा एक रिलेशन बना लेता है, एक कंडीशन डेवलप कर लेता है। जैसे डॉग ने कंडीशन डेवलप कर लिया ना कि रिंगिंग ऑफ बेल पे है ना मेरे मुंह से सलाइवा निकलना चाहिए, वैसे ना बच्चा है ना ये कंडीशन डेवलप कर लेता है कि डॉक्टर मतलब इंजेक्शन मारेगा। सो जैसे हम लोगों को आतंकवाद के नजर से देखते हैं ना कि भाई ये गोली मारेगा धड़ 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 धड़, छोटा बच्चा ना डॉक्टर को आतंकवादी की नजर से देखता है, ये इंजेक्शन मारेगा धड़ 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 धड़। अब इसलिए ना जब भी ना बच्चा क्लिनिक में आता है ना, आते ही रोने लगता है, इंजेक्शन नहीं मारा तो फिर भी रोता है। अब नॉर्मली क्राइंग इज द रिस्पॉन्स टू इंजेक्शन, बट नाउ क्राइंग हैज बीन क्लासिकली कंडीशनड टू द साइट ऑफ द डॉक्टर। फिर चाहे वो डॉक्टर चॉकलेट ही क्यों ना देने वाला हो, सिरप ही क्यों ना देने वाला हो, पर बच्चा रोएगा। ये बात समझे। अब ऐसे ही ना एक कांदिवली के एक हॉस्पिटल में आई वॉज वर्किंग, सो वहां पे एक छोटा बच्चा आया था और उसको है ना थोड़ा इन्फेक्शन था, ओके, तो उसको इंजेक्शन देना था। अब उसको इंजेक्शन देना था उस छोटे बच्चे को, तो कैसे है, अगर बच्चे के सामने ही बोल दे ना, तो जैसे ही वो बच्चा आया और मुझे देखते ही रोने लगा, क्योंकि हमारे पास तो रेगुलरली आता था और उसको पहले बहुत इंजेक्शन दिए हुए हैं हॉस्पिटल की तरफ से। सो देखते ही, डॉक्टर को देखते ही, मुझे देखते ही ना वो रोने लगा। सो हमने बोला ये रोता क्यों है, कुछ नहीं होएगा, तो बोला इंजेक्शन मारेगा। हमने बोला नहीं इंजेक्शन मारेगा। इसलिए ना हमारे हॉस्पिटल की लैंग्वेज है, जब बच्चा सोया रहता है ना, लिटाया हमने उसको, फिर उसको सिस्टर को बोलते हैं उसको दीवार की तरफ मुंह करने बोलो, उस तरफ घूम जाने बोलो, तो फिर भी बच्चा ऐसे ऐसे देखते रहता है। तो हम ये नहीं बोल सकते सिस्टर इंजेक्शन देना पड़ेगा, इंजेक्शन ले आओ। इंजेक्शन बोले बच्चा रोने लगे, नाचने लगेगा। सो हमारे हॉस्पिटल में ना मेरा कोड लैंग्वेज है, मैं नर्स को बोलता हूँ नर्स। समझ जाती है फटाफट इंजेक्शन लेके आती है। अब इंजेक्शन लेके आया ना, तो बच्चा बोला था डॉक्टर अंकल आप इंजेक्शन मारोगे। अब ये जगह पे ना हमको झूठ बोलना पड़ता है, नहीं। अब कैसा हुआ मालूम है, तो नर्स इंजेक्शन लेके आ गई। अच्छा, अब नर्स इंजेक्शन लेके आई, बाय द टाइम कैसा ना मैं बच्चे का है ना स्टेथोस्कोप लगा के उसका बैक, ओके, स्टेथोस्कोप से सुन रहा था कि कितना लंग इन्फेक्शन है, एयर एंट्री कैसा है उसका। सो इतने में नर्स ने क्या किया मालूम है, वो नर्स वैसे भी उसको ना और भी बहुत काम था, तो इतने में ना उसने ना बच्चे का ना क्या किया ना, उसने बच्चे का जो शॉर्ट्स था ना वो खींचा और कॉटन लगाना चालू कर दिया, कॉटन से वो स्पिरिट रगड़ना चालू कर दिया। सो बच्चा अभी पूछा डॉक्टर इंजेक्शन मारोगे, मैंने बोला नहीं बेटा, तो बोला तो चड्डी क्यों निकाल रहे हो। फिर मैंने देखा, मैं बोला अरे नर्स, तो बोले अरे सर फटाफट बहुत काम है करके, फिर वो कॉटन से ना स्पिरिट रगड़ने लगे, तो डॉक्टर ठंडा क्यों लग रहा है, इतने में उसने मार दिया। फिर बोला पैर रोने लगा। रोया, फिर बोला डॉक्टर झूठ बोलते हो करके, फिर बोला मैं झूठ नहीं बोला है, नर्स फटाफट इंजेक्शन दे दी। सो ये होता है। सो कैसा ना कि ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग है। इसका और एक एग्जांपल है, फ्रेंड एंड क्लैप। तुम्हारा दोस्त सामने बैठा है, उसके सामने जाओ, ताली बजा दो। ताली बजाएगा ना जोर से, यूं ताली बजाएगा तो आंख बंद हो जाती है उसकी। सो ऐसा हर थोड़ी थोड़ी देर में ताली बजा दो उसके आंख के सामने। फिर क्या करो मालूम है, फिर ना बोलो यस, फिर ताली बजाओ, फिर बोलो यस, फिर ताली बजाओ, बोलो यस, ताली बजाओ, यस, ताली मत बजाओ। फिर देखना ध्यान से, फिर भी उसकी आंख बंद हो जाएगी। ये कैसा हुआ कि डॉग इन द बेल एक्सपेरिमेंट, ही यूज्ड टू रिंग द बेल, ही यूज्ड टू गिव फूड, रिंग द बेल, गिव फूड, रिंग द बेल, गिव फूड, यस, ताली बजाओ, यस, ताली बजाओ, यस, ताली बजाओ। He rang the bell, did not give food, still there was salivation. You said yes, तूने ताली नहीं बजाई, फिर भी उसकी आंख बंद हो गई ना। So here the closing of the eye is classically conditioned from a loud noise to a soft word that is yes. ये समझा? ओके फाइन, बहुत मस्त है साइकोलॉजी में ये आंसर है। इसको ओन वर्ड्स में ना बड़ा बड़ा ब्रीफ आंसर भर देना, 1-2 पेज बता देना तू भी यो वाला है। ओके नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिसका नाम है बुरहुस फ्रेडरिक स्किनर। सर ये नाम है कि ये किसी तंत्र विद्या का मंत्र है। नहीं अच्छे साइकोलॉजिस्ट है, मजाक कर रहा हूं। ओके डोंट गेट ऑफेंडेड। बुरहुस फ्रेडरिक स्किनर। अब इन्होंने ना क्या किया था ना, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था।
चूहे को ना एक पिंजरे में बंद कर दिया था। अब एक पिंजरे में बंद कर दिया था तो इधर ना ऐसा एक बटन जैसा था, तो चूहा जब भी उस पर चढ़ता था ना तो कैसा ना पिंजरे का एक हिस्सा खुल जाता था, तो चूहा अंदर जाके खाना खा सकता था। इसको बोलते हैं लीवर। जब भी चूहा है ना वो लीवर को प्रेस करता था ना तो पिंजरे का एक हिस्सा ऊपर हो जाता था, तो चूहा जाके खाना खा सकता था। अब बुरहुस फ्रेडरिक स्किनर ने क्या बोला, ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, जहां पर ये चूहा ना अलग अलग तरीके से मैनिपुलेशन करके अपनी मंजिल को पा गया, खाने को पा गया। अब इसमें ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है। बात ध्यान से सुनना, यानी चूहा ना जब वो बटन दबाता है ना तो उसको खाना मिल जाता है, तो अगली बार उसको बटन दबाने में इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है ना, उसको खाना मिल रहा है। बट समझो बटन दबाने पे अगर चूहे को शॉक लगता, बटन दबाया शॉक लगा, चूहा पलट गया, बोले बाप रे झटका मारता है रे तो अगली बार वो बटन नहीं दबाएगा। ये है नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब समझो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव रिस्पॉन्स का एग्जांपल, डांस कंपटीशन में अगर समझो तुम जीत गए, डांस कंपटीशन में तुम गए मस्त वहां डांस करके आए, तुम जीत गए, तो भाई अगले साल ना तुम दोबारा पार्टिसिपेट करोगे ताकि तुमको प्राइज मनी या फिर जो भी प्राइज सर्टिफिकेट या ट्रॉफी हो वापस मिले। यानी चूहे ने अगर एक बार वो लीवर दबाया ना तो उसको खाना मिला, तो दूसरी बार वापस दबाएगा वो उसको। नेगेटिव रिस्पॉन्स एक बार उसने लीवर दबाया, समझो उसको करंट लगा, तो दोबारा नहीं दबाएगा। अगर समझो तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे मार्क्स काट लिए, मार्क्स डिडक्ट कर लिया फॉर लेट सबमिशन, तूने अपना जर्नल लेट सबमिट किया तो टीचर ने मार्क्स काट लिए, तो अगले बार तू लेट सबमिट करेगा क्या बेटा? नहीं, तू टाइम पे सबमिट करेगा। सो ये होता है नेगेटिव रिस्पॉन्स जिसके थ्रू लर्निंग हो जाती है हमारे दिमाग में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना एक्चुअली तुमको और एक बात बता दूं, हम लोग है ना कैसे है ना बच्चों, साइकोलॉजी से ये भी सीखते हैं कि हम लोग सर्कस में जो जानवर देखते हैं ना, ओके सर्कस ये सब में, एक्चुअली सही बोलूं तो मैं अपने लाइफ में कभी सर्कस गया नहीं। जब से मैंने बायोलॉजी और साइकोलॉजी पढ़ा था उसके बाद मैं लाइफ में कभी सर्कस नहीं गया, क्योंकि कैसा ना सर्कस में ना कैसा होता है, मैं तुमको एक्चुअल फैक्ट बताता हूँ। सर्कस में जब हम लोग देखते हैं ना हाथी ऐसा दो पैर पे खड़ा हो गया, ठीक है, वो लायन और टाइगर को ऐसे आग के चक्री में से कूदाते हैं ये लोग, राइट। अब एक्चुअली में क्या होता है मालूम है, दो तरीका होता है सिखाने का, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जिसमें से नेगेटिव तरीका ना बहुत गंदा जाता है। कैसे ना कि दिमाग को जब नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है ना तो दिमाग है ना वो हरकतें करना बंद कर देता है। अब ये सारे जानवर को ना बैकग्राउंड में बहुत मारा जाता है। ओके, हाथी को मारेंगे ये लोग, बहुत मारते। सोचो तो हाथी है ना जब मार खाता है ना तो इधर उधर थोड़ा हिलता है, बोलते क्या करने का समझ में नहीं आ रहा है। सो स्किन ना ब्रेन को मैसेज भेजती है, भाई हमको मार पड़ रही है, हमको बहुत दुख रहा है करके। तो ब्रेन बोलता है हट जाओ वहां से, बैठ जाओ, उठ जाओ, ओके, दो पैर उठा लो। तो जब दो पैर उठा लेता है ना तब मारना बंद कर देते हैं, तब ब्रेन समझ जाता है अच्छा जब दो पैर उठाएगा ना तो मारना बंद कर देगा ये। इसीलिए ना फिर सामने जैसे वो हंटर वाला आ जाता है ना, पूरे सर्कस का जो मेन आदमी होता है, ओके, जो हंटर लेके आ जाता है ना, तो हाथी उसको देखते ही पैर उठा लेता है। इनको इस तरीके से सिखाया जाता है जो बहुत गलत है बेटा, इन पे बहुत ज्यादा जुल्म होता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे देश में ना बहुत सी बार ये गली के अंदर, बिल्डिंग के अंदर ना कुछ लोग आ जाते हैं ढोलक लेके, ढिंग टिंग डिडिंग डिंग 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 टिंग डिडिंग डिंग बजाएंगे, उसके साथ एक बैल ले आते हैं, बोलते हैं नंदी बैल, शिव भगवान का नंदी बैल तुम्हारा फ्यूचर बताएगा, नंदी बताएगा। तो नंदी बैल ऐसा मुंडी हिलाता, ऐसा। अब फिर तुम है ना, तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं नंदी बैल आया, फ्यूचर बताएगा, तो जाते हो उसके पास। अब ये आदमी लोग क्या करते हैं मैं तुमको बताता हूँ। पहली बात तो ये लोग है ना, ये बैल को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, ताकि बैल है ना दो तरह का एक्शन सीख जाता है। और इस तरह से सिखाते हैं उसको कि उसको है ना पीठ की तरफ, या तो कोई ना कोई साइन लैंग्वेज, कोड लैंग्वेज डेवलप करता है। पीठ की तरफ छू लिया ना तो बैल ऐसा करेगा, ओके, आगे की तरफ छू लिया ना तो ऐसा करेगा। एक तरह का आदमी आ गया ना तो ऐसा करेगा, दूसरा तरह का आदमी आ गया तो ऐसा करेगा। ये सब सिखाते मार के उसको। और फिर ये लोग जब आते हैं ना ऐसे बिल्डिंग में तमाशा करते हैं, शो करते हैं, हम लोग सब खिड़की से देखते हैं, ऐसा सब लोग जमा हो जाते हैं, उधर भीड़ जमा हो जाती है, राइट। फिर है ना मतलब एक जन आते हैं, बोलते हैं कि नंदी बैल से पूछो ना मेरे बच्चे का क्या होएगा करके। इतने में ना एक आदमी है ना उससे ऑलरेडी पूछ के रखता है कि इसका बच्चा क्या कर रहा है, इसके घर पे कितने जन है, ऐसा। फिर वो है ना अपने कोड लैंग्वेज में वो आदमी को कोई ना कोई मंत्र होता है, नंदी बैल, शिव भगवान का नंदी बैल, ऐसा कर देगा। फिर वो सामने वाला समझ जाएगा इसके दो बच्चे करके। फिर इधर से वो अनाउंस करता है तुम्हारे दो बच्चे हैं ना,
तो बोलती हाँ आपको कैसे मालूम? फिर बोला देखा नंदी बैल ने बताया, दो बच्चे, ए नंदी बता तू इसका नीट एग्जाम क्लियर होगा क्या? तो नंदी बैल ऐसा ऐसा करता, तो बोलता नहीं होएगा। तो बोलती अब क्या करे करके, तो बोलते ये हवन कराना पड़ेगा, शनिवार को ये करना पड़ेगा, नंदी बैल को ये चढ़ावा देना पड़ेगा, ऐसा कर करके बेवकूफ बहुत बनाया जाता है बच्चों। तो ये याद रखो, ये सबका सब एक्चुअली क्या होता है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है, जहां एनिमल्स को है ना अलग अलग कंडीशन पे एक्सपोज किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स दे देकर, तब जाके वो एनिमल्स उस तरह की हरकतें सीखते हैं, जो कि अपने आप में काफी गलत है। हमारे देश में ये भी एक होता है कि अगर बच्चा ना बचपन से लेफ्टी है, अब उसको कोई सामान दे दो तो लेफ्ट हाथ आगे बढ़ाता है, तो पेरेंट्स उसको मारते हैं, हट, तो एक मैसेज जाता है ब्रेन को, ब्रेन को पता चलता है मार पड़ रही है। तो ब्रेन बोला यार चीज मांगा तो मार दे, यार क्या करूं, ऐसे मांगू ऐसे मांगू ऐसे मांगू ऐसे मांगू, क्या करूं? तो अलग अलग चीजें ट्राई करता है ब्रेन। तो जब जब लेफ्ट हैंड बढ़ाता है ना, उसको मार पड़ती है, मारते पेरेंट्स, डांटते, ब्रेन क्या चालू है। फिर एक दिन राइट हैंड आगे करता है, राइट हैंड आगे करता है तो पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं, उसको उठा लेते, चूमने लगते। इस तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग की मदद से, नेगेटिव रिस्पांस की मदद से मार मार के ना उस बच्चे को लेफ्टी से राइटी में कन्वर्ट कर देते, जो कि गलत है। हमारे देश में मानते हैं कि लेफ्ट अपवित्र होता है, लेफ्ट हैंड अपवित्र है। हमारे घर पे एक पंडित आए थे, उनसे मैंने प्रसाद मांगा लेफ्ट हैंड में, मैं लेफ्टी है ना, तो मेरे को बोले ये नहीं, वो हाथ में प्रसाद लो। मैंने वो नहीं, ये हाथ में भी और वो हाथ में भी, दोनों। प्रसाद तो मांग मांग के खाना मांगता है, भगवान का प्रसाद है। हम खुद ब्राह्मण हैं, सब कुछ जानते हैं, भगवान के बारे में पढ़े हैं, खाली दिखाते नहीं किसी को। मैंने पंडित जी से पूछा, तो पंडित जी बहुत भड़क गए, लेफ्ट हाथ में दिया प्रसाद पर बहुत भड़क गए, बोले हाँ ना, चले गए वहां पे। फिर मेरे अंकल थे ना, पंडित से मिले, बोले और पंडित जी नमस्ते, आप घर में जो डॉक्टर साहब हैं उनसे मिले क्या? तो बोले घर में कौन डॉक्टर? बोले अरे एक ही तो डॉक्टर है अवस्थी खानदान में, 10th स्टैंडर्ड 91%, 12th स्टैंडर्ड 93%, ओके, फिर 5.5 ईयर मेडिकल यूनिवर्सिटी रैंकर, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदुजा हॉस्पिटल रैंकर। तो पंडित जी बोले वाह, मिलाओ मिलाओ, फिर उसको लेके आए मेरे पास। पंडित मेरे को देखा, बोला ये, तो बोला हाँ क्यों, क्या हुआ? बोले, फिर उसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गया, बोला अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब नमस्ते। मैं बोला नमस्ते पंडित जी, बैठो। फिर मेरे से पूछने लगे डॉक्टर साहब मेरी वाइफ को कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है, ये है वो है, पूछे। तो चलो हमने गाइड कर दिया। फिर हमने भी उनसे पूछा, हमारा भी सवाल था ना मन में कि पंडित जी आप लेफ्ट हाथ में प्रसाद क्यों नहीं दे रहे थे? मेरे अंदर का टीचर जाग गया, शिक्षक जाग गया, पंडित जी लेफ्ट हाथ में प्रसाद क्यों नहीं दे रहे थे? गिव रीजन फॉर 2 मार्क्स। वो रीजन भी दिया, बोला लेफ्ट हाथ अशुभ होता है, अपवित्र होता है। तब मैंने उनसे बोला पंडित जी मैंने ना मेरे सारे एग्जाम लेफ्ट हैंड से लिखे हैं, मैं पेशेंट को सारे प्रिस्क्रिप्शंस लेफ्ट हैंड से लिख के देता हूँ, जितने शायद मंत्र नहीं पढ़े होंगे ना उससे ज्यादा हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं, टैबलेट्स लिखे, इंजेक्शन दिए। देखो पवित्र अपवित्र भगवान ये सब बहुत अच्छी बात होती है, बट कैसे ना कि लोगों को उलझाओ मत, जो जैसा नेचुरल है कुदरती तौर पे उसको वैसे ही रहने दो, बायोलॉजी यही कहता है। ओके, तो कैसे ना इस चक्कर में जब एक बहू घर में आती है तो पहले राइट पैर अंदर रखो, फिर लेफ्ट अंदर रखो। सो यहाँ कैसा होता है ना कि बॉडी में, मैंने उनसे कहा कि देखो लेफ्ट हैंड में भी उतने ही मसल्स, उतने ही टेंडेंस, उतने ही लिगामेंट्स, उतने ही बोन्स, उतने ही नर्व्स, उतना ही आर्टरी, उतना ही वेन, उतना ही लिम्फेटिक कैपिलरी जितना कि राइट साइड में, उतना ही सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ सेम है। बाउंसर गया उसको, बाउंसर पंडित 180 हो गया। अगली बार से आया नहीं पूजा को। तो ये होता है, ठीक है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग करके लेफ्टी बच्चों को मारा जाता है ताकि वो राइटी हो जाए। मैं बहुत थक गया ये सिखा के, आगे बढ़ता हूं। लास्ट 3 पॉइंट है, देख लो फटाफट। लर्निंग बाय कॉग्निटिव प्रोसेसेस, ये ना एडवर्ड टॉलमैन ने डिस्क्राइब किया था चूहे के एक्सपेरिमेंट में। इसने क्या बोला था, चूहे को अगर आप खाना नहीं भी दोगे ना तो फिर भी अपना मन में ना चूहा मैप बना लेता है, पिंजरे के अलग अलग कोने में जाके अलग अलग हाथ पैर मार मार के कभी ना कभी तो लीवर प्रेस करेगा ही करेगा। ओके, यानी लीवर वो इसलिए प्रेस नहीं कर रहा है क्योंकि उसको खाना चाहिए। ओके, टॉलमैन ने ये बोला कि कॉग्निटिव प्रोसेस हायर फंक्शन के हिसाब से ना वो कभी ना कभी तो ये सीख ही जाएगा माइंड में मैप बना के। नेक्स्ट मेथड नंबर 4, लर्निंग बाय एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ये मेथड दिया था जीन पियागेट ने। जीन पियागेट ने ये बोला था कि हमारे मन में है ना लर्निंग के लिए हमेशा फॉर्मिंग और रिफाइनिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा होता है। फॉर्मिंग और रिफाइनिंग, यानी फॉर्मिंग के हिसाब से ना कोई कोई कॉन्सेप्ट फॉर्म होते हैं और रिफाइनिंग के हिसाब से हम उसको ना दोबारा पॉलिश करके अपडेट करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में है ना सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, तो पहले सॉफ्टवेयर बन जाएगा, दैट इज फॉर्मिंग, फिर रिफाइन होता है, वो अपडेट होता है। अब जैसे एक बच्चे ने, ये एग्जांपल है, एक बच्चे ने काऊ क्या होता है ना वो देख लिया, काऊ दूध देती है। फिर बच्चा जब बफेलो देखता है ना तो काऊ और बफेलो में क्या डिफरेंसेस है
काउ क्या है वो आइडिया फॉर्म हो गया दिमाग में। अब काउ बफेलो से कैसे अलग है ना, वो रिफाइनिंग वाला कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में जाता है। दिस इज कॉल्ड एज लर्निंग बाय एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इस पूरे को 3-4 लाइन में डिस्क्राइब करके एग्जाम में फोड़ देना बेटा। लास्ट, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। कई बार ना बंडूरा ने बोला था, बंडूरा नाम के जो साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने बोला था कि हम ऑब्जर्व करके बहुत सारी बातें सीखते हैं। जैसे बच्चे अवस्थी सर को ऑब्जर्व करके टाई पहनना सीख लेते हैं, बच्चे अवस्थी सर को ऑब्जर्व करके योयो बोलना सीख लेते हैं, बच्चे अवस्थी सर को ऑब्जर्व करके साइको हो जाते हैं साइको साइकोलॉजी सीख जाते हैं, बायो को लेके साइको हो जाते हैं, डॉक्टरी फील्ड को लेके साइको हो जाते हैं। अवस्थी सर को देख देख के बच्चे बियर्ड मुस्टैच रखना चालू कर देते हैं अवस्थी सर भी ना टाई पहनना अपने टीचर से सीखे, ओके, अच्छे लिबास में मस्ती मजाक करना अपने टीचर से सीखे। सो हम ऑब्जर्व कर करके ना बहुत सारी बातें सीख जाते हैं, इसको बोलते हैं लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। सो इसका बहुत सारा एग्जांपल दे सकते हो। हम किस अंदाज से लिखें, ओके, किस अंदाज से खाना खाए, खाने को कैसे पकड़े, कोल्ड ड्रिंक को कैसे पकड़े, ये सब ना, इसीलिए सेलिब्रिटीज को हम कहते हैं कि आप है ना कभी ये सिगरेट ये सब का एडवर्टाइजमेंट मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं। एंड लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन मेथड के हिसाब से ना सत्यानाश हो जाएगा समाज का अगर आप गलत भावनाओं को प्रमोट करोगे तो। प्रमोट करना है तो प्रमोट करो ना, योयो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो चलो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। Done. All right, my dear students. So this was today's chapter with respect to perception. इस चैप्टर का भी हो गया स्वाहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अपना बेस्ट दिया है और आप लोग को ये एकदम अच्छे से समझ में आया है। इसका प्रॉपरली नोट्स बना लो और क्या करना ना, एग्जाम के टाइम में शॉर्ट में सिर्फ ये सारे पॉइंट्स देख के जाने का, इसको एक्सपांड करने का, ओन वर्ड्स में लिखने का। जैसे हिंदी मराठी इंग्लिश में तू निबंध लेखन लिखता है ना, वैसे साइकोलॉजी में ब्रीफ आंसर्स लिखना होता है। भर भर के इसको लिखो, सिर्फ टाइटल्स पढ़ के जाओ, साइंटिस्ट का नाम पढ़ के जाओ, बाकी सब आसान हो जाएगा। इसी तरह से मन लगा के इस चैनल को प्यार देते रहिए, अपने फ्रेंड्स को इस बारे में बताइए, सारे बायो और साइको लोग को साथ में जोड़ लो साइको यानी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को साथ में जोड़ लो, मन लगा के पढ़ते रहो और हमारा मंत्र कभी मत भूलिएगा, योयो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो। थैंक यू सो मच, नमस्ते।